हाय स्टूडेंट, वेलकम यू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम बात करते हैं। अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। तो जो मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव भी फेल हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव कैसे फेल हुआ। फेल ऐसे हुआ मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव कि अगर उन्होंने माना कि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे आप कहते हैं, ठीक है, रेमन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, थर्मल प्रॉपर्टीज, ये सब सारे प्रैक्टिकल जो है फेलियर हो गए। ये सारे प्रैक्टिकल जो फेलियर हो गए, उसके बाद इस आधार पे एक नई फिलॉसफी, एक नई थ्योरी जनरेट हुई जिसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या स्टेट करती है? जैसे आप जानते हैं कि मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल दिया, उसके आधार पर हमें कह सकते हैं, अगर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन इफेक्ट, ये सब सही होने चाहिए। या दूसरे वे में बात करें तो अगर हम ये मानते हैं कि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश का अगर तरंग के रूप में प्रकाश है, तो तरंग के रूप में प्रकाश है, तो जितने भी वेव थ्योरीज हैं, जैसे कि आपका क्रम्पटन इफेक्ट हो गया, रमन इफेक्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें वेव के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें कोई कंट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। बट इसमें भी कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, इसमें भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर ये वेव नेचर होता तो जितने भी वेव से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सब फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम अदर हैंड आते हैं कि मानते हैं कि अगर जो है प्रकाश का पार्टिकल नेचर है, तो अगर प्रकाश का पार्टिकल नेचर है, प्रकाश का कण के रूप में चलता है प्रकाश, तो फिर भाई आपका अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, विवर्तन, इंटरफेरेंस, इन सब की व्याख्या फिर प्रकृति के कण प्रकृति के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती है। तो इस बेस पे हम मान सकते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, ना तो अकेले तरंग के रूप में होती है, ना तो अकेले कणों के रूप में होती है। इसका जो नेचर है, इसका ड्यूअल नेचर है। सो वी कैन एक्सप्लेन इट दैट द नेचर ऑफ लाइट इज द ड्यूअल नेचर। द नेचर ऑफ लाइट इज द ड्यूअल नेचर। फर्स्ट वन इज द वेव नेचर and second one is the particle nature. So on this behalf we can say that light has both property, wave nature as well as particle nature. When light react with another wave function, another wave process, then it act like a wave. And if light react, or we can say if light process, if light distinguish with the particle nature, with the light particle, then it is behave like a particle. So we can say that light have two properties, light have dual properties, wave nature as well as particle nature. ठीक है, जैसे आप जानते होंगे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपान पी। वी नो दैट पी इक्वल टू एम बी, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान एम बी। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपान एम बी। सेकंड चीज कि जो लाइट की जो दोहरी प्रकृति होती है, इसको दिया किसने, इसको दिया डी ब्रोगली ने। किसने दिया, डी ब्रोगली ने किया। डी ब्रोगली के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि वेव नेचर, डी ब्रोगली भी स्टडी करता है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों एक साथ आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, उसको आप अलग अलग ही स्टडी कर सकते हैं। ये आपका डी ब्रोगली
प्रिंसिपल है, ठीक है। अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी पे, इसको आप खुद कर देंगे। अब आते हैं हम, अब डुअल नेचर तो आपको पता चल गया। तो डुअल नेचर आपको पता चल गया कि आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो जैसे वेव नेचर के बारे में आप जानते होंगे, इंटरफेरेंस है, ठीक है, तमाम घटनाएं हैं, सॉरी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है, ठीक है, फोटो इमिशन इफेक्ट है, इसको हम स्टडी करेंगे। अदर हैंड अगर हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर में हम परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन, ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, इसके बारे में स्टडी करते हैं। एक एक करके हम इसको जो है पढ़ना शुरू करते हैं। आइए इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। अब देख लिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखिए, पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसको आप परावर्तन कहते हैं। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप जानते हैं कि जब आपका, जैसे बोर्ड पे ही आप देख रहे हैं, ये शायद आपको देखेंगे ब्राइटनेस भी कभी कभी दिखता है जब पीछे से प्रकाश आता है। तो लाइट की वो प्रॉपर्टी, जब लाइट रेज आपकी किसी सरफेस पे पड़ता है, लाइट रेज कहाँ पड़ता है, किसी सरफेस पे पड़ता है, और उस सरफेस पे पड़ने के बाद लाइट आपका दोबारा, प्रकाश आपका दोबारा जिस दिशा से आपका प्रकाश डाला जा रहा है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, उसी दिशा में वो प्रकाश लौट आए, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए आप कोई पेंटेड सरफेस है, पेंटेड सरफेस का होना बहुत जरूरी है रिफ्लेक्शन के केस में। क्यों? अगर आपका पेंटेड सरफेस नहीं रहेगा तो आपका रिफ्लेक्शन कम और रिफ्रैक्शन ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि इस पे पड़ेगा, पढ़ने के बाद फिर आप जानते हैं लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है, तो लाइट आपकी इधर से जो क्रॉस कर जाएगी, इसीलिए इसका जो एक इसका जो सरफेस होना चाहिए, बैक सरफेस, इसका बैक सरफेस पेंटेड होना चाहिए। बैक सरफेस क्या होना चाहिए, पेंटेड होना चाहिए। तो बेटा आप जानते हैं, जैसे ही आपकी लाइट आपकी किसी एंगल से, यहाँ पे लाइट आपकी, यहाँ पे जैसे लाइट किसी एंगल से पड़ेगी, लाइट आपका उसी एंगल से, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल से आपका लाइट जो है, सॉरी, उसी एंगल से लाइट आपका लौट जाएगा, यानी कि आप एरो जो है अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे। यहाँ पे आप जो है इसको नॉर्मल रिलेशन से इसको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका कंडीशन क्या है कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, इसी को बोलते हैं साइन आई इक्वल टू आर, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर। यही आगे चल के आपका स्नेल का नियम हो जाता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू बोलते हैं इसको एन, जिसको आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आपका अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। तो ये आपका परावर्तन हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आता है कि हम कहते हैं या तो पार्शियली लाइट या तो फुल्ली लाइट। कोई जो नहीं कि जिस सरफेस है, जिससे मान लो चलिए ये ग्लास सरफेस है, तो जिस एंगल से पड़ेगा उस एंगल से लौट जाएगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन में भी अगर आप कोई ऐसा मटेरियल यूज किए हैं, मान लिया हम ये पेंट्स यूज किए हैं, कोई भी यूज किए हैं, ऐसा मटेरियल यूज किए हैं कि जिसके लिए ये कंडीशन ये होगा कि वो थोड़ा सा एब्जॉर्बिंग नेचर का है, यानी कि लाइट भी क्या करता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी करता है। तो वहाँ पे पूरा का पूरा लाइट थोड़ी आपका वो जो है बैक हो जाए, रिफ्लेक्टेड हो पाएगा, पूरा पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए कंडीशन आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पहली बात तो आपकी जो सरफेस है, सरफेस आपका क्या होना चाहिए? आपका सरफेस चिकना होना चाहिए। सरफेस क्या होना चाहिए? चिकना, यानी स्मूथ सरफेस आपका होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है आपका, इसको आप जानते हैं, कंडीशन आगे आप पढ़ेंगे
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और आपका जो पूरा का पूरा प्लेन है, सॉरी पूरा का पूरा जो आपका सरफेस है, ये तीनों क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो आपका ये सरफेस होना चाहिए, जो आपका सरफेस होना चाहिए, सरफेस आपका सेमी पॉलिश्ड या फुल्ली पॉलिश्ड होना चाहिए इसके बैक सरफेस में, जो भी आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये तो आपका हो गया रिफ्लेक्शन, जिसको आप कहते हैं परावर्तन। अब अगला हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं अपवर्तन, ठीक है। अगला डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम क्या बताएं, इसकी कंडीशन क्या है, इसमें मिनिमम कंडीशन जो है इसमें क्या चाहिए, इसमें आपका दो मीडियम चाहिए, टू मीडियम रिक्वायर्ड। अब टू मीडियम कौन कौन से हैं, अब चाहे आपका एयर वाटर हो गया, चाहे आपका एयर ग्लास हो गया, ठीक है, चाहे आपका जो है वाटर ग्लास हो गया, इसमें आपका दो मीडियम होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, दो मीडियम होना चाहिए। अब इसमें एक टर्म आएगा भी आपका डेंस मीडियम और रेयर मीडियम, थोड़ा बता देते हैं बेसिकली, शायद आपको ना पता हो, डेंस मीडियम और आपका रेयर मीडियम। अब आपको पता होना चाहिए कि डेंस मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। डेंस मीडियम को आप कहते हैं सघन माध्यम। अब एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि सघन माध्यम क्या होता है, जैसे आपका ग्लास हो गया, ठीक है, जैसे आपका पूरी तरह का वाटर तो नहीं कह सकते हैं, ग्लास हो गया, या कोई आपका मटेरियल हो गया, या आपका सघन माध्यम में एयर आपका हो गया, वाटर हो गया, ये सब आएगा विरल माध्यम में। अब सघन माध्यम, विरल माध्यम को आप ऐसे व्यवहारिक भाषा में समझ सकते हैं, जैसे सपोज कि जहाँ पे आपको जो है 1-2 किलोमीटर की जर्नी करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्राउडेड प्लेस हो, क्राउडेड प्लेस हो मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हों, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, आपको पैदल ही जाना है, बहुत लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी है, तो अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अदरवाइज अगर आपका जो है वहाँ पे मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लोग दूर दूर खड़े हुए हैं, तो हमको जाने में टाइम नहीं लगेगा। इसका क्या अभिप्राय अभी आपको समझ में आगे आएगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब आपकी प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी आपकी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या हो जाती है, वो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। अब वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यहाँ भी एक कंडीशन है, जब आपकी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, इसको यहाँ पे देखिएगा, जब आपकी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, सपोज करिए आप, ठीक है, ये आपका हो गया, थोड़ा सा बाउंड्री बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ये मीडियम आपका 1 हो गया, ये मीडियम आपका 2 हो गया, इसको मान लीजिए एयर, इसको मान लीजिए ग्लास, ठीक है। तो इसे लाइट आपकी एक मीडियम से आई। अब यहाँ पे आप ये समझने वाली बात है कि आपकी आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन, इसको आप बोलते हैं अभिलंब। तो अगर आपके यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, तो एक कंडीशन है, अगर आपकी लाइट डेंस मीडियम से, सॉरी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जा रही है, कौन सी मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जा रही है, तो आपकी लाइट जो है क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यानी कि अगर आप इसका सीधा रेखा बनाएंगे तो लाइट तो यहाँ से पास होना चाहिए था, जैसा कि आप जानते हैं लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका माध्यम बदल जा रहा है। यहाँ पे अब लाइट यहाँ पे भी सीधी रेखा नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ चूंकि यहाँ पे जो ग्लास का मीडियम है, ग्लास की मीडियम वाले केस में लाइट आपका थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है। क्यों बेंड हो जा रहा है, इसकी अपवर्तनांक की वजह से, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। तो लाइट आपके अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंट्री कर रही है, तो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब जाएगी लाइट, तो लाइट आपकी लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल रिएक्शन, यानी जो आपकी प्रकाश है, प्रकाश आपका अभिलंब की ओर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे इक्वल नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करिए, सपोज करिए यहाँ पे आपका उल्टा कर लीजिए आप, यहाँ पे आपका ग्लास रहे और यहाँ पे आपका
एयर रहे, यानी उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, यहाँ पे आपका मीडियम क्या हो गया, यहाँ पे आपका डेंस मीडियम हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका रेयर मीडियम हो गया। तो होने पर द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि लाइट जो हमारी रहेगी, लाइट जो है नॉर्मल रिएक्शन से अवे हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन से आपका दूर हो जाएगा। यानी कि आपका ये अगर स्ट्रेट लाइन पार्ट को फॉलो करता तो इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना आके क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप यहीं से परिवर्तित कर दीजिए, अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ से आपको ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से दूर हट जाएगा, यानी कि आपका जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आपका ट्रेवल करेगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिपीट करना जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन का आपने दोनों केस दे दिया। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, आपको पहले बता दिए थे, साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू एन, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। 1n2 का मतलब क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है उल्टा, जब आप इसको डिवाइडेड बाय करेंगे तो n2 अपान n1 कर देंगे। क्या कर देंगे आप, n2 अपान n1 कर देंगे। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो v1 अपान v2 हो जाएगा, इक्वल टू आपका नियतांक हो जाएगा। उधर से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ, एकदम दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2, यानी कि n2 अपान n1, यानी कि v1 अपान v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्नेल लॉ इसको कहते हैं, स्नेल लॉ, यानी स्नेल का नियम भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये अपवर्तन के नियम में भी आता है। तो अपवर्तन के नियम में दो कंडीशन, पहला क्या हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा स्नेल का नियम इक्वल टू क्या होगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिए माध्यम जैसे चेंज रहेगा, उसको आप अगर मान लिया कई माध्यम हो, अगर मान लिया यहाँ पे दो माध्यम है, अगर यहाँ पे ग्लास हो गया, यहाँ पे एयर हो गया, फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम वाटर कर देते हैं। तो वाटर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन आपको ऐसे डिवाइड करेगा। अब फिर जब ये एयर से वाटर में जाएगा तो फिर ये क्या हो गया, ग्लास, एयर और फिर वाटर, फिर ये अविलंब से क्या हो जाएगा, अविलंब से फिर ये दूर हट जाएगा, अविलंब से दूर हट जाएगा, क्योंकि वाटर जो है एयर की तुलना में क्या है, और भी डेंस है। यानी कि यहाँ पे कितने मीडियम हो गए, यहाँ पे 3 मीडियम हो गए। तो जब भी आपको 3 मीडियम दिखेगा तो 3 मीडियम के लिए आपकी कंडीशन क्या है, 3 मीडियम के लिए कंडीशन है, यहाँ पे आप देखिएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू 1। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर लीजिए। 1n2 का मतलब क्या हुआ, n2 अपान n1, ठीक है, इंटू 2n3 का मतलब क्या हुआ, n3 अपान n2, इंटू 3n1 का मतलब क्या हुआ, n1 अपान n3। अब भैया देख लीजिए सब कट जा रहा है, इंटू इंटू n1 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज परफेक्ट, ये आपका प्रूफ है कि ऐसा होता है। ठीक है, ये कब कंडीशन है, जब आपके पास 3 मीडियम रहेंगे, जब आपके पास क्या रहेंगे, 3 मीडियम रहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका माध्यम के लिए हो गया आपका इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ग्लास और लेंस के बारे में। तो ग्लास तो आप जानते हैं, ग्लास बहुत सिंपल चीज है, ग्लास एक मटेरियल है। कंडीशन क्या है, ग्लास ऑप्टिक्स में ग्लास के लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल आपका होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। अंधेरा तो नहीं है, नहीं, लाइट अगर जलाते हैं तो ब्राइटनेस नहीं है, नहीं, लाइट आपका क्या होना चाहिए, सॉरी आपका ग्लास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। और होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है सेम मटेरियल होना चाहिए, उसकी डेंसिटी हर जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
सेकंड कंडीशन क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ग्लास क्या होना चाहिए, ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी पारदर्शी होना चाहिए, तभी तो लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी और एक मतलब तरफ से दूसरी तरफ हम देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है लेंथ। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आप शायद आपको विजिबिलिटी और अच्छी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छे दिख रहा है, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस है तो उसको आप मैनेज कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका लेंथ है। तो लेंथ के केस में क्या होता है कि जब दो ग्लास को आपस में चिपका दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वो लेंथ बन जाता है। जब दो ग्लास को लिखते मान लो ग्लास आपका ही है, ठीक, अब इसके ऊपर एक ग्लास आपने और चिपका दिया। ग्लास आपका जो कर्व शेप में होता है ना, जैसे आपको चश्मा दिखाई देता है, जैसे आप लेंथ देखते हैं ऐसे करके, ऐसे ग्लास आपका नहीं होता है। फिर ये क्या किया जाता है, इसको जो है कट किया जाता है। इसी को आप कट कर देंगे यहाँ से, इसी को कट कर देंगे आप यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा सा ये आपका जो ये शेप होता है ऐसे हो जाता है। तो जब आप दो ग्लास को आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है, लेंथ आपका दो ग्लासों का चिपकाया हुआ क्या है, मिश्रण है। कंडीशन क्या है कि आपका जो ग्लास होना चाहिए भाई, जो ग्लास के मटेरियल में होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, यानी सेम मटेरियल यूज हुआ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया, लेंथ बन गया। अभी आपका कौन सा लेंथ है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप टच करके देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस आपका बीच में मोटा होगा, किनारों किनारों पे क्या होगा, पतला रहेगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, जो उसके सामने से जितने भी रेज आते हैं, अगर पैरेलल रेज आ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से, तो रेज को क्या कर देता है, रेज को एक जगह जो क्या कर देता है, सेंट्रलाइज कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, रेज को एक जगह सेंट्रलाइज कर देता है। व्यवहारिक भाषा में बात करें तो इसको उत्तल लेंस भी कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिए। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उत्तल लेंस आपको क्या कर देता है, उत्तल लेंस आपको, अगर आपको दूर की चीज नहीं देख पा रहे हैं तो उत्तल लेंस उसको क्या कर देगा, मैग्नीफाइड कर देगा, आपको नजदीक ला देगा, ठीक है। ये उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो लेंस कई प्रकार के होते हैं। अभी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दूसरा आपका होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उल्टा होता है, यानी कि अवतल लेंस जो है बीच में पतला होगा, बीच में क्या होगा, बीच में ये पतला होगा, और किनारों किनारों पे क्या होगा, किनारों किनारों पे ये मोटा होगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अवतल लेंस। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अवतल लेंस, यानी इसको कॉनकेव लेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ये हमारा कॉनकेव लेंस के अंडर में आएगा, ये आपका कॉनकेव लेंस कहलाएगा। कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बीच में पतला होगा, किनारे किनारे पे आपका क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है, अगर लाइट इससे आती है तो लाइट को क्या कर देता है, लाइट को ये डाइवर्ज कर देता है, और लाइट को ये कन्वर्ज करता था, सेंट्रलाइज करता था, ये लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को आपका डाइवर्ज कर देगा। इसमें क्या होता है लाइट का, इसमें लाइट का डाइवर्जन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अंडर द कॉनकेव लेंस, या कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी ये हो गई, समझ गए। थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा बेटा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। अगला हम उसके इससे संबंधित जितने सारे लेंसेज हैं उसकी हम बात करेंगे, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएंगे, आपका लेंस बनता जाएगा। एक आपका होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक साइड इसका जो है कॉन्वेक्स रहेगा और एक साइड क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, यानी इसमें जो दोनों सरफेस आपके जोड़े जाते हैं, एक आपका प्लेन लेंस हो गया, एक आपका कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं समतलोत्तल, समतलोत्तल यानी समतल उत्तल, समतलोत्तल, हिंदी थोड़ा कठिन है। समतलोत्तल यानी समतल उत्तल, इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अगला आपका कॉनकेव लेंस आएगा, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। अब ये जो आपका बनाते थे डबल कॉन्वेक्स, इससे पहले था, अब कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अगला आपका क्या हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स यानी एक लेंस कॉनकेव, इसे मान लीजिए एक लेंस कॉनकेव, एक लेंस क्या हो जाएगा, एक लेंस हो जाएगा आपका, ये बनाना सेट में आपको दिखेगा, एक लेंस आपका हो जाएगा कॉनकेव। ये आपका जो ग्लास हो गया, ये कॉनकेव ग्लास हो गया, और ये आपका ग्लास क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स ग्लास। इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स को आपको हिंदी में बोलेंगे अवतलोत्तल, यानी अवतल उत्तल,
अवतलोत्तल, अवतलोत्तल यानी कि अवतल उत्तल, इसको बोलेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है। अब अदर हैंड में बात करेंगे, उल्टा करेंगे तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव, डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव। ठीक है। अब प्लेनो कॉन्केव भी आप देख लीजिए। अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब कि जैसे जैसे प्लेन ग्लास को, कॉन्वेक्स ग्लास को या कॉन्वेक्स ग्लास को, कॉन्केव ग्लास को आपस में जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे, प्लेनो आपका क्या है, प्लेनो कॉन्केव। तो प्लेनो कॉन्केव को हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी भाई थोड़ी सी दिक्कत है, समतल अवतल कहेंगे बेटा इसको, समतल अवतल, समतल अवतल। यानी इसका जो एक सरफेस रहेगा, एक सरफेस क्या रहेगा, एक सरफेस प्लेन रहेगा और दूसरा सरफेस क्या रहेगा, दूसरा सरफेस आपका कॉन्केव रहेगा। तो प्लेनो कॉन्केव लेंस इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब आपके लेंस की हो गई जो है, ये सब लेंस हो गए। और लेंस की प्रॉपर्टीज आपको बता दिए थे कि कॉन्केव लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें देखिए, अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपका मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ठीक है। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, ये सब चीजें आप जान लीजिए। तो मुख्य अक्ष आपका क्या होता है जान लीजिए। जैसे आपने कोई लेंस बनाया, सपोज करिए आप इसी को सपोज कर लीजिए, आपने उत्तल लेंस बनाया। अब इसमें जो है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल प्लेन या मुख्य अक्ष बोलेंगे। जो आपकी सीधी रेखा रहेगी जो कि उसके प्रकाशिक केंद्र से होके गुजरेगी, उसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। और यहाँ पे इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लेंस में इस रेखा से होके अगर कोई जो है प्रकाश की किरण जो है इस रेखा से होके गुजरता है तो सीधी रेखा में वो पार कर जाएगा। तो आप लिखेंगे ऐसा बिंदु, इसी लेंस में ऐसा बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रत्येक रेखाएं सीधी रेखा में पास कर जाती हैं, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ये क्या आपका हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। नेक्स्ट आपका होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ, मार्कर में दिक्कत हो गई क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको बताया लेंस के बारे में कि कोई भी लेंस हो, ठीक है, अगर आपका कोई भी लेंस होता है, उस लेंस, जैसे आप जानते हैं कोई आप सर्कल मान लीजिए, उस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस तो होगा, कोई ना कोई सेंटर तो होगा। तो इस सेंटर से लेके जहां पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम, अब यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम ये नहीं मान रहे हैं कि लेंस को कट किया जा रहा है, वे मान रहे हैं कि लेंस जो है एक स्फीयर का रूप है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, बेसिक चीजें ये सब हो गई। सेम उत्तल लेंस के लिए सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आप जान लीजिए फोकस। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट रे पैरेलल आ रही हैं, यहाँ से आने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरेंगी उसको कहेंगे फर्स्ट फोकस, उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकस, या उसको हिंदी में कहेंगे प्रथम फोकस, एक ही चीज है। सेकंड फोकस क्या होगा, जहां पे आपका इमेज बनेगा, जिस पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेकंड फोकस या द्वितीय फोकस। अब यही आपका चाहे उत्तल लेंथ हो सबके लिए आपका सेम सिचुएशन है, सबके लिए क्या है आपका सेम सिचुएशन है। इसमें एक टॉपिक केवल बेटा बचता है, उसको भी आप समझ ही लीजिए, कुछ छोड़िए मत इसमें। अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसे समझने के लिए काफी था, इतना तक कुछ है नहीं। अब अगला आपका लेंथ के लिए क्या जान लीजिए आप, साइन कन्वेंशन। क्या जान लीजिए, साइन कन्वेंशन यानी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी। अब ये गलती बच्चे कहाँ करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसमें आप भूल जाते हैं कि वृत्त की दूरी को पॉजिटिव लेना है कि प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है किसको
नेगेटिव लेना है या आप भूल जाते हैं, तो इसीलिए इसको जो है बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए ये आपका लेंथ हो गया सपोज करिए। ठीक, अब इसके जो अपवार्ड रहेंगे, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर आपका पॉजिटिव रहेगा, नीचे क्या रहेगा, नीचे आपका निगेटिव रहेगा। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। अब आपका देखिए जो आपका प्रतिबिंब से सॉरी लेंस से जो वस्तु की दूरी रहेगी, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट, लेंस से जो वस्तु की दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। और जान लीजिए लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, वो क्या रहेगी, ये आपकी रहेगी पॉजिटिव। क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सारी की सारी जो दूरियां होंगी वो कहाँ से मापी जाएंगी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो जितनी भी दूरियां रहेंगी उसके जो है प्रकाशिक केंद्र सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर यानी कि जो यहाँ रहेगा, यहाँ से सारी दूरियां जो है यहाँ से कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था, आपका चिन्ह परिपाटी भी हो गया। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए यहीं पे हमको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वीडियो अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो ठीक है क्लास, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए ऑनलाइन, और बेटा लाइक करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आपकी संख्या एक तो 20 है, दोनों ब्रांच मिला के। अभी जो है 76 सब्सक्राइबर हैं, वो भी शायद पुराने वाले हैं, नए वाले भी नहीं क्लियर है। तो आप लोग जो है लाइक करिए और कमेंट करिए, बेटा अटेंडेंस काउंट होगा इस बार, इंटरनल में पता चल जाएगा आपको। तो बेटा मेरा काम डिमोटिवेट करना नहीं, मेरा काम मोटिवेट करना, आपको पढ़ाना है। लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करिए पढ़ाई पे। जो डाउट हो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।